कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब लोग पढ़ रहे होंगे और सही से आपकी हेल्थ वेल्थ भी सही होगी। ठीक है। मैं एकदम बढ़िया। ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन हमारा खत्म हो गया था पिछले लेक्चर में। सिंप्लीफिकेशन पे मैंने काफी टाइम दिया, आपके कैलकुलेशंस पे भी काफी टाइम दिया, और अब आगे आपका काम है और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चीज को आगे लेके जाएं। मतलब आप प्रैक्टिस में बनाए रखें उस चीज को। सिंप्लीफिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो बैंकिंग के किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन का एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बेटर होगा कि आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो जो मैंने आपको शीट दी है, एक पीडीएफ दिया हुआ है, उसमें मतलब ऑनलाइन जितनी भी आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, कोई शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो उससे बाहर होगा। ठीक है। मतलब वो सारा का सारा डेटा आपके पास है एक ही जगह पे, वो जो शीट दे रखी है। आप उसको, उसमें क्वेश्चन ज्यादा है मानता हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उनको। ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहेंगे संडे वनडे में, कभी भी जब टाइम मिले एक, राइट। रिवीजन बाई मस्ट है। ठीक है। और कोई डाउट किसी का पिछली क्लास से? अगर डाउट हुआ करे तो आप पूछ लिया करो। वो डाउट का ऐसा कोई श्योर नहीं है कि मतलब अगर आज क्लास नहीं है या फिर क्लास से पहले या क्लास के बाद मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है। आप पूछ लेंगे तो वो मैं एक जूम का तुरंत, आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 to 1 तो मैं कभी भी 10 मिनट के लिए कभी भी चला सकता हूँ। ठीक है। बट जब टाइम अवेलेबल होगा। क्लियर? ओके। ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा एवरेजेस। एक अर्थमेटिक का टॉपिक, बेसिक क्वेश्चन भी कर, टॉपिक भी कर लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे वैसे ही कैलकुलेशन के टॉपिक करेंगे तो प्रॉब्लम थोड़ी सी समझने में और सीखने में भी थोड़ी सी बोरिंग बोरिंग फील होती है। ठीक है। जो एवरेज अभी कर लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है। तो एवरेजेस, भाई आप लोगों ने इससे पहले कभी देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि भाई एवरेज क्या होता है, तो आपने ये फॉर्मूला ही देखा होगा, है ना। अगर एवरेज के रिगार्डिंग में बात करूं तो आपने सिर्फ ये फॉर्मूला देखा होगा, दैट इज, इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। और यहाँ होता है जो एन होता है, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। तो एवरेज हमें इसी को बोला जाता है, बट एवरेज इससे कहीं ज्यादा है। अभी तक आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा, बेसिक डेफिनेशन आपको नहीं पता होगा। जिन्होंने पढ़ा है उन लोगों को याद भी होगा, क्लास में कहीं देखा भी होगा कि मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है पढ़ाने का। चीजों को बेसिकली आपको समझना है कि चीजें बैकग्राउंड में कैसे चलती है। मतलब अगर मैंने एवरेज किसी चीज का निकाला या फिर एवरेज लिया, तो उस एवरेज ने इफेक्ट क्या किया, इम्पैक्ट क्या किया नंबर पे, हमने वो एवरेज क्यों लिया। तो किसी भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का हमें एवरेज क्यों लेना पड़ता है या एवरेज क्यों लिया जाता है। ठीक है। तो वो चीज बताएगी एवरेज की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब हमें पढ़नी पड़ेगी, डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी एवरेज की। ठीक है। तो एवरेज की डेफिनेशन में तो यही आता है भाई, जो लिखा हुआ है सामने, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट एक्चुअल में जो बेसिक, जो जनरल लैंग्वेज में हम बोले तो वो एवरेज क्या है। ठीक है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो भाई अगर मैं एवरेज की बात करूं कि एवरेज इन जनरल टर्म्स, इट्स अ सेंट्रल वैल्यू और मिडिल वैल्यू ऑफ गिवन डेटा और नंबर। ठीक है। इसका क्या मतलब है? ठीक है। और देखो, इससे और सिंपल एक लैंग्वेज हम अगर करना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेफिनेशन अगर हम एग्जैक्टली हम देखनी चाह रहे हैं, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू। ठीक है।
जितनी भी वैल्यूज हमारे पास होंगी उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम एवरेज बोलते हैं। कि अगर हमारे पास मान लो कोई भी, ठीक है, क्लास में सबके पास मान लो नंबर ऑफ पेन्स हो गया, नंबर ऑफ कॉपीज हो गए, या फिर नंबर ऑफ क्लास में अगर हमने कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ईच कैंडिडेट पे जो इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज या पेन्स या फिर कॉपीज होगा वो होगा हमारा एवरेज, उस क्लास का नंबर ऑफ कैंडीज का, पेन का या फिर कॉपीज का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो एवरेज होता है वो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो एवरेज करता है वो यही काम करता है कि चीजों को इक्वली डिवाइड कर देता है, चाहे हमारे पास वैल्यूज आगे पीछे रही हो, ठीक है, बट एवरेज निकल जाएगा। मतलब अगर आपकी मैं मान लो आपके पास कोई बिजनेस है, तो बिजनेस अब पूरे साल में क्या करेगा, हर मंथ कुछ ना कुछ या डेली आप अगर देखोगे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं बिजनेसेस में। तो हर महीने आप देखोगे, अगर मैं मंथली का देखूं तो हर महीने, एक महीने कम हो सकता है, एक महीने ज्यादा हो सकता है, या फिर 6 महीने कम हो सकता है, 2 महीने ज्यादा हो सकता है, फिर कम हो सकता है, फिर ज्यादा हो सकता है। तो वैल्यूज क्या करेंगी आपकी, फ्लक्चुएट करती रहेंगी। ठीक है, बट मैं जब पूरे एक साल का डेटा देखूंगा, ठीक है, तो जब पूरे एक साल का देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक एवरेज देखूंगा कि मुझे पूरे साल में क्या हुआ, मुझे मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो एवरेज प्रोडक्शन आपको अपने बिजनेस का देखना पड़ेगा कि भाई हमारा क्या हुआ। अगर मतलब आपका कोई शॉप है तो आप देखोगे कि हमने चीजों को जो प्रॉफिट पे बेचा है या लॉस पे बेचा है ज्यादा। तो आपको हर महीने का, अब हर महीने का कहीं कभी प्रॉफिट ज्यादा होगा, मान लो 10 हो रहा है, अगले महीने आपको जो है 8 का जो सेल हो रही है, फिर आपको 6 की हो रही है, फिर आपको 12, फिर 6, फिर मान लो 14 हो गया, कुछ ऐसे करके आपको हर महीने कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती चली जा रही है। तो मैं बोलूँ ऑन एन एवरेज मुझे हर महीने कितना मिल रहा है, तो वो होगा हमारा एवरेज। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारी वैल्यूज को मुझे इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर देखेंगे जो ये सबका सेम आ जाए, मतलब जहां 14 है इसको हम उठा के किसी इसको दे देंगे, यहाँ से कुछ वैल्यूज निकाल के, जो 12 है उससे इसको दे दिया कुछ, जो 10 है उससे इसको दे दिया कुछ, तो इन सबको हमने क्या कर दिया, छोटी बड़ी वैल्यूज को सबको बराबर कर दिया। ठीक है, यही आपका एवरेज होता है। क्लियर, कि मान लो मुझे निकालना है एवरेज किसका, 1 2 3 4 का। तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये 4 लोग हैं, 4 लोगों के पास कुछ इतना आपको नंबर ऑफ कैंडीज या कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल है उनके पास, या फिर कोई भी डेटा है, उनका एवरेज निकालेंगे तो हम क्या करते थे भाई, सबको ऐड कर दिया, ठीक है, और डिवाइड कर दिया 4 से। ठीक है, 15/4। तो आप देखोगे 3.75 जो हो जाएगा हमारा एवरेज हो जाएगा। क्लियर, तो ये 3.75 क्या है, 3.75 ऐसी वैल्यू है जो इन चारों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अगर मैं सारी वैल्यू को इकट्ठा करके अपने पास से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दूं। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ही एवरेज बोलते हैं। एवरेज का काम है किन्हीं भी नंबर्स को, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स को, वैल्यूज को, सबको इक्वल कर देना। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर जो दूसरी जो टर्म है दैट इज एवरेज इन जनरल टर्म्स इज द मिडिल वैल्यू और गिवन डेटा। ठीक है, और नंबर। ठीक है, और ये होगा फॉर कॉन्टिन्यूस वैल्यू और डेटा। ठीक है, अगर कोई कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वैल्यू डेटा आपको दे रखा है, अगर नॉन कॉन्टिन्यूस भी दे रखा है तब भी उसका मतलब वही है कि आपका जो एवरेज है वो मिडिल में ही आएगा। ठीक है, तो जो जनरली क्या होता है, मिडिल वैल्यू ही होता है किसी भी चीज का। मान लो 10 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, तो आपको क्या मिलेगा कि इनका कोई ना कोई मिडिल वैल्यू ही आपको, मतलब 10 से और 18 के बीच की कोई मिडिल वैल्यू ही आपको एवरेज मिलेगी। क्लियर, अब वो मिडिल वैल्यू कहाँ निकलती है ये हमें फॉर्मूले से देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो उसके हमें कैलकुलेशन के तरीके ही देखने पड़ेंगे। क्लियर, अगर वैल्यू कॉन्टिन्यूस नहीं है तो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हमें 3 स्टूडेंट का गिवन वेट दे रखा है 60 kg, 70 kg, 80 kg। ठीक है, तो एवरेज पूछा हुआ है, तो एवरेज क्या होगा, इन सब का टोटल का हमने ऐड किया और डिवाइड बाय 3 कर दिया तो वो 70 हो गया। क्लियर, तो इसको हम वैसे भी कह सकते हैं, मिडिल वैल्यू है तो 60, 70, 80, तो मिडिल वैल्यू क्या है 70, राइट। तो यही हमारा एवरेज हो गया। तो यहाँ पे आपको उसको फॉर्मूले को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे हमें यही सीखना है कि कुछ क्वेश्चंस में हम बिना ऑपरेशन के या बिना किसी फॉर्मूले के आंसर्स को हम
कैलकुलेट कर पाए। एवरेज को अगर हम बेसिक तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन में लग जाएगा टाइम। ठीक है, तो बिना फॉर्मूले के चीजों को यूज करने के लिए आपको देखना होगा उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज एंड कंसेप्ट। फिर जो नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉन्टिन्यूस डेटा दे रखा है, ठीक है, लाइक 1 2 3 4, ठीक है, 5, तो एवरेज जो होता है वो एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू होता है। ऊपर तो मिडिल वैल्यू बोली थी, तो मिडिल वैल्यू स्मॉलर और लार्जेस्ट वैल्यू के बीच में कहीं पे भी आ सकती है। ठीक है, अगर डेटा हमारे पास डिस्क्रीट है तो, ठीक है, बट अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू होता है, मतलब जितने नंबर पीछे आगे होंगे उतने ही नंबर पीछे होंगे, दैट इज एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू। ठीक है, जैसे कि अब 1 2 3 4 5 हमारे पास इनका एवरेज पूछ लिया, तो 1 2 3 4 5 के एग्जैक्ट मिडिल में, क्योंकि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है कि जिनके बीच का जो, जिनके टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो 1 2 के बीच में डिफरेंस एक का है, 2 से 3 फिर एक है, 3 से 4 फिर एक है, 4 से फिर 5 एक है। तो ऐसा भी हो सकता है 10 12 14 16 18, ये भी कॉन्टिन्यूस में आएगा। 5 10 15 20 25 ये भी कॉन्टिन्यूस में आएगा। मतलब कॉन्टिन्यूस वैल्यू वो है जहां पे टर्म्स का जो डिस्टेंस डिफरेंस है बीच में वो सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबका सेम है, और यहाँ पे अगर जब सेम है तो मैं सीधा, मुझे अब क्या है, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मिडिल टर्म को देख लूंगा कि मिडिल टर्म कौन है, 2 आगे हो गए 2 पीछे, मिडिल टर्म है 3, तो नाउ 3 इज एवरेज। ठीक है, वी कैन से इजीली दैट 3 विल बी एवरेज, एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे 1 2 3 5 की जगह बोल देता भाई 1 से लेके 100 तक का एवरेज, मतलब 1 to 100 नंबर का एवरेज बता दो। ठीक है, तो अब देखेंगे 1 से 100 के बीच में एग्जैक्टली बीच में नंबर क्या है, अब 50 पहले के और 50 बाद के, तो 50 और 51 के बीच की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली मिडिल होगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे चलो ये 5 नंबर है तो एग्जैक्ट मिडिल निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 नंबर है तो एग्जैक्ट मिडिल निकल के आ रहा है। नंबर होते 4, मान लो कुछ ऐसे होता 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब मुझे इन नंबर्स का एवरेज बताना है, तो इन नंबर्स के एवरेज के लिए आपको क्या करना है, मिडिल वैल्यू, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस, सब में एक एक का डिफरेंस है, कॉन्टिन्यूस नंबर है, तो 3 नंबर ये हो गए, 3 नंबर ये हो गए। अब देखो 5 और 6 के बीच में कौन है, एग्जैक्ट मिडिल में कौन है, तो 5 और 6 के बीच में एग्जैक्ट मिडिल में है 5.5, तो यही हो जाएगा हमारा एवरेज। ठीक है, एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एवरेज। क्लियर, तो यहाँ पे समझ में आ गई होगी बात। अब 1 से लेके 100 तक का देख रहे थे, तो हमें पता है कि भाई 50 नंबर 1 से 50 तक हो गए, और 50 नंबर 51 से लेके 100 तक हो गए, तो 50 और 51 के बीच में एग्जैक्ट मिडिल में कौन आएगा, वो आएगा 50.5। तो मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बाकी मैं इनके फॉर्मूले भी आपको बता दूंगा, बट इन चीजों में जहां पे कॉन्टिन्यूस चीजें होंगी एवरेज में, वहां पे आपको फॉर्मूले की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्लियर हुई बात सबको। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो एवरेज क्या है, हमारे पास अर्थमेटिक मीन, मतलब इसी को जो हमने भी निकाला एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू, इसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। ठीक है, गिवन कॉन्टिन्यूस डेटा, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है अरिथमेटिक सीरीज, जो आपकी अर्थमेटिक सीरीज होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, इसमें सेम टर्म जुड़ती चली जाती है, उसी को अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं, और उसी का जो मीन आएगा निकल के उसी को बोलेंगे अर्थमेटिक मीन, और वही होता है एवरेज। ठीक है, तो कहीं कहीं ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन के नाम से भी एग्जाम्स में दे दिया जाता है कि हमारे पास 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन इतना है, तो बताओ ये नंबर क्या है, वो नंबर क्या है। क्लियर बात, तो अर्थमेटिक मीन आपको एवरेज की जगह यूज किया जा सकता है क्वेश्चंस। ये इसके कुछ फॉर्मूला है कि जो आपके, जिन पे आपके क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे।
ठीक है। तो एवरेज क्या है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। वेट इज एवरेज सम ऑफ वेटेड टर्म्स। ठीक है, वेटेड टर्म क्या होती है कि बोल देगा 10 लड़कों का जो वेट है वो 20 किलो है एवरेज, ठीक है, बॉयज का। फिर बोल देगा क्लास में 20 लड़कियां हैं, 20 गर्ल्स का जो वेटेड एवरेज है, जो एवरेज वेट है वो है 15 तो पूछ लेगा पूरी क्लास का एवरेज बताओ। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये वेटेड एवरेज लगाना पड़ेगा, बॉयज का टोटल वेट प्लस गर्ल्स का टोटल वेट अपॉन गर्ल्स प्लस बॉयज। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, ये वेटेड एवरेज वाला केस आ जाता है। ठीक है, फिर एवरेज स्पीड भी आपका एक देखा जाएगा आगे जाके, जब हम स्पीड पढ़ेंगे तो वहाँ पे एवरेज स्पीड के क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो जो एवरेज चैप्टर है आपका, एवरेज स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी काम आ जाएगा। तो वहाँ पे जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, उसी डिस्टेंस को कितना टाइम वो ले रहा है टोटल ट्रेवल करने में, उसी को बोलेंगे एवरेज स्पीड। क्लियर? आप लोग नोट्स बनाते हो या सिर्फ मूवी देखते रहते हो ऐसे बैठ के सामने वीडियो? ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। एवरेज ऑफ 137 नेचुरल नंबर इज 175। ठीक है, अभी देखो एवरेज के बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा एक बार ट्राई करके देखते हैं कि बिना, अगर हमारे पास कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 137 natural number is 175. If 5 subtracted from each number, then what will be the new average of those 175 natural numbers? ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है कि वो कह रहा 5 ईच नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो हमारा नया एवरेज क्या होगा। तो अभी करके देखेंगे तो भाई कैसे निकालेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे कि 137 नंबर है, टोटल उनका एवरेज कितने का है 178। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर, राइट। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा सम। तो सम इज इक्वल टू हो जाता है नंबर इंटू एवरेज या एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। फिर क्या होगा, ईच नंबर को उसने 5 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 137 माइनस 5। ठीक है, इंटू, सॉरी 137 इंटू 178। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर लेट करना पड़ेगा, समझे। मानना पड़ेगा पहला नंबर क्या है x1, दूसरा नंबर x2, तीसरा नंबर x3 एंड सो ऑन x137। इनका एवरेज दिया हुआ है 178। फिर कह रहा है ईच नंबर से -5 -5 -5 कर दिया है एंड सो ऑन x137 -5। ठीक है, तो अभी आपको, अब ये तो एवरेज आ जाएगा, तो ये वाला एवरेज बताना है कि अब क्या एवरेज आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सम में से हमें जितना जितना टोटल, हर नंबर से 5 माइनस हो रहा है, तो टोटल में से कितना माइनस हो जाएगा, तो 137 इंटू 178 माइनस 5 इंटू 137। ठीक है, ये तो टोटल वैल्यू आ जाएगी और ये टोटल सब्ट्रैक्टेड वैल्यू आ जाएगी, राइट। क्योंकि हर नंबर से 5 हो रहा है तो 137 नंबर से इतना टोटल माइनस हो जाएगा, फिर उसको डिवाइड कर देंगे 137 से। तो एक्चुअल में जो आपका नया एवरेज है ऐसे मिलेगा, अगर आप सिर्फ फॉर्मूले बेस पे ही अगर एग्जाम में गए। ठीक है ना कॉम्प्लिकेटेड। अब देखते हैं इस चीज को थोड़ा हम अपने तरीके से कैसे कर सकते थे। तो उसके लिए पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है एवरेज की, वो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को यहीं पे हम होल्ड कर देते हैं, देख लेते हैं पहले प्रॉपर्टी और फिर वापस आएंगे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो अब प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, देखो एवरेज आप अगर किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही देखने को मिलेगा, और तभी इसका पढ़ने का फायदा है। ठीक है,
और आपको नॉलेज भी थोड़ी सी तभी फील होगी, नहीं तो फिर क्वेश्चन करवाते रहो तो बस ये है कि फॉर्मूला रट जाता है, बाकी और कुछ नहीं। तो पहला देखो, वो कह रहा है एवरेज ऑफ एनी गिवन डेटा लाइज बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि एवरेज कैन नेवर बी स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्जर देन लार्जेस्ट वैल्यू। अगर लेमन लैंग्वेज में हम बात करें तो ये कह रहा है कि एवरेज कभी भी छोटी वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता है और बड़ी वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है भाई, कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ मतलब जैसे ये एवरेज दे रखा फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, अब इस चीज का, इस प्रॉपर्टी का आपको ऑप्शंस में बड़ा फायदा मिलता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन होते हैं 4 और वहां से कभी कभी आपको सीधा सीधा आंसर भी मिल जाता है बिना किसी कैलकुलेशन के। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 8, 9, 12, 13, 15 और 9, इसका एवरेज बताओ। ठीक है, तो अब एक ही प्रॉपर्टी आपको बताया भाई, मेरे पास 4 ऑप्शन भी है ना, तो देख लेते हैं, अगर वेरीफाई करके हो सकता है कि इसी प्रॉपर्टी से हमें आंसर मिल जाए। मतलब मेरा जो एवरेज है वो कभी भी, जो स्मॉलर वैल्यू क्या है इसमें 8 है ना, और लार्जर वैल्यू क्या है 15, मतलब 8 से छोटा नहीं होगा और 15 से बड़ा नहीं होगा, मतलब जो एवरेज होगा कहीं ना कहीं 8 से और 15 के बीच में लाई करेगा। तो मैं एक बार अपने ऑप्शन को देख लूंगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शन इसके आउटर रेंज में हो। ठीक है, तो हमने देखा 7, तो जो 7 है भाई वो 8 से छोटा है। ठीक है, तो मेरा 7 आंसर नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा 11, 11 रेंज में है, ठीक है, तो इट कैन बी माई आंसर। फिर देखते हैं बाकी के ऑप्शन को भी तो चेक करना है। फिर देखते हैं 18, तो 18 देख रहे हो 15 से आगे की वैल्यू है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, 18 नहीं होगा। 17 ऊपर है, नहीं होगा। ठीक है, नन ऑफ दिस मैंने आपको बताया नहीं होता है 98% केसेस में, 99% केसेस में। अब यहाँ पे एक ही आंसर बचता है मेरे पास 11, तो मुझे कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, बस मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल अपना जो एक प्रॉपर्टी थी छोटी सी उसी का यूज कर लिया। मतलब जब भी कभी एवरेज के हम क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं तो एक बार ऑप्शंस पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगा के देख लो कि एवरेज ये नहीं हो सकता है, तो हो सकता है आपको एक दो ऑप्शंस तो पक्का एलिमिनेट होंगे कि ये मेरा ऑप्शन तो नहीं होगा। क्लियर? अब मतलब मुझे पता है कि अगर एवरेज 8 भी नहीं हो सकता, 15 भी नहीं हो सकता, इनके बिल्कुल नियर बाय वैल्यूज भी नहीं हो सकती 8 और 15 के, तो आपको बहुत एक अच्छी पिन पॉइंट जगह मिल जाएगी कि एवरेज कहाँ मिलेगा। क्लियर? सबको पहली प्रॉपर्टी समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी है, इफ ईच वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज बाय सर्टेन वैल्यू एक्स, देन एवरेज ऑफ गिवन डेटा विल आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज बाय एक्स। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में काम आती है। ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन है वहां से भी हम इसको वहां पे इसी को यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई गिवन इंफॉर्मेशन है, लाइक मेरे पास 1, 2, 3, ठीक है, तो इनका, इन तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा भाई? एवरेज हो जाएगा 2। तो वो कह रहा है कि अगर मैं ईच वैल्यू को किसी भी सर्टेन वैल्यू से बढ़ा दूं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो इसको 1 से बढ़ा दिया, तो अभी एवरेज कितना हो गया? 2, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो गया 4। तो एवरेज कितना हो गया मेरा? तो एवरेज मिडिल वैल्यू होती है हमेशा, तो एवरेज हो गया 3। तो जब मैंने सारे नंबर्स में +1 किया, तो मेरा जो एवरेज था, एवरेज में भी कितना हो गया? +1। यही सेम चीज अगर मैं रिवर्स कर दूं, मतलब चीजों को इंक्रीज कर दूं, तो लाइक मेरे पास 4, 5, 6, ठीक है, मेरे पास ये 3 नंबर है, इनका एवरेज कितना होगा? 5। अगर इनमें से मैं -1 कर दूं, तो ये हो जाएगा 3, -1 किया ये 4, -1 किया तो ये 5। तो टोटल जो अभी एवरेज हो गया नया वो हो गया 4। तो मतलब मेरा एवरेज भी कितने से इंक्रीज डिक्रीज कर गया? -1 से। तो जब ये बात अगर 3 नंबर्स पे, छोटे नंबर्स पे पॉसिबल हो रही है, तो ये सारे नंबर्स पे पॉसिबल हो, मतलब कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो सब पे पॉसिबल हो। क्लियर?
समझे बात को? अब हम चलते हैं पिछले वाले क्वेश्चंस को देखते हैं जिसको हम अभी छोड़ के आए थे। ठीक है, बस ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना। ये बात समझ में आ गई ना सबको कि ईच वैल्यू इंक्रीज बाय एक्स, तो जो हमारा एवरेज है वो भी एक्स से इंक्रीज करेगा। अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो ईच वैल्यू भाई एवरेज के साथ ही डिक्रीज भी करेगी। ठीक है, और ये वाइस वर्सा होता है। अगर मैं एवरेज को डिक्रीज कर रहा हूं तो वैल्यू डिक्रीज करेंगी, और वैल्यूज को डिक्रीज कर रहा हूं तो एवरेज भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को, एवरेज ऑफ 137 नेचुरल नंबर इज 178 इफ 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। ठीक है, तो मान लो कोई भी ये 137 नंबर है मेरे पास, ठीक है, और सब में से मैंने 5 5 इंक्रीज डिक्रीज कर दिया है, तो मेरा जो नया एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, -5, क्योंकि ईच वैल्यू से -5 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? तो मेरा जो नया एवरेज होगा वो दैट विल बी 173। क्लियर? ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस वाली वैल्यू यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन, ठीक है, और ये वाली कैलकुलेशन, दोनों में कितना डिफरेंस है? ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉपर्टी पता होने की वजह से आपका इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, कि अगर हमारे पास वो कह रहा है कि ईच वैल्यू of given data multiplied or divided by a certain value x, then average will also multiply or divided by x। तो वही चीज जो वो कह रहा था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए, ठीक है, अब वही चीज वो कह रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइडेड के लिए। ठीक है, अच्छा, पिछली इंफॉर्मेशन को क्लियर करने के लिए जरा एक क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, एवरेज ऑफ 75 नेचुरल नंबर is 179 या 169 कर लेते। इफ ईच वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 7, न्यू एवरेज क्या होगा? आंसर्स, न्यू एवरेज क्या होगा? ठीक है, बस अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। क्लियर? मतलब 169 पहला था, +7 हो जाएगा एवरेज में भी, तो 170। क्लियर? ओके, ठीक है, तो बस अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। यही वैल्यू क्या है, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइडेड की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर वही चीज अगर छोटे से एग्जांपल से समझना चाहें, तो अगर आपको वो कह दे कि एवरेज, ठीक है, एवरेज दिया हुआ है कि 7 6 8, ठीक है, का जो एवरेज है वो क्या होगा, एवरेज हो जाएगा इनका कितना, 7। ठीक है, अब मैं क्या करूं, ईच वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर दिए। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई और डिवाइडेड की बात हो रही है इस प्रॉपर्टी में, तो मल्टीप्लाई कर दिया मान लो बाय 2, ये कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16। तो अभी जो नया एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 14। भाई 14 क्यों, देखो मिडिल नंबर में ले रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नंबर लगाना पड़ेगा, जैसे 6 7 8 ऐसे देखना पड़ेगा, तब ये 7 एवरेज आ रहा है। ठीक है, नंबर्स को, ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज भी कितना हो गया, जो है हमारा एवरेज था वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर? तो वही चीज अगर इसका रिवर्स कर दो, डिवाइड कर दो कि 4 6 8, एवरेज कितना है इनका भी 6, तो अगर मैं सबको 2 से डिवाइड कर दूं तो अभी नंबर क्या बन जाएंगे, 2 3 और 4।
तो जो एवरेज है मेरा वो हो गया 3, मतलब एवरेज भी मेरा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा अपने आप। तो सेम होगा, अगर एवरेज को डिवाइड किया है तो नंबर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एवरेज को मल्टीप्लाई किया तो नंबर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जो भी होगा रिवर्सिबल होगा। 7 एवरेज, क्योंकि इसका जो मिडिल नंबर है वो 7 है। 6 7 8 में जो मिडिल नंबर है क्या है, वो 7 है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। 7 6 8 ये तो मैंने रैंडम लिखा है। कॉन्टिन्यूस इसको कैसे लिखेंगे, 6 7 8, तो मिडिल नंबर आएगा 7, ठीक है। मतलब मिनिमम वैल्यू और लार्जर वैल्यू के बीच में जो वैल्यू आएगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ मिडिल वैल्यू, ठीक है। जब कॉन्टिन्यूस होता है तो हम फिजिकली भी उसको मिडिल देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है आपको काम आएगी, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज विदाउट फॉर्मूला। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किन्हीं भी नंबर्स का एवरेज आपको बिना किसी फॉर्मूले के बता सकती है। मतलब वो जो एडिशन करके आप जो डिवीजन वाली बात करेंगे वहां पे यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है भाई, नेट सरप्लस अबव एवरेज इन ऑल वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द नेट डेफिसिट बिलो द एवरेज, ठीक है। मतलब हमारे पास मान लो ये वैल्यूज कि 2 4 6 8 10 12, ठीक है। इनका एवरेज आएगा 7, ठीक है, क्योंकि 3 इधर नंबर हो गए 3 इधर, तो 6 और 8 के बीच में एग्जैक्टली कौन है, 7। तो ये है एवरेज। तो इसका कहने का मतलब ये था कि जो जितने अब इन नंबर्स के पास सबके पास इक्वल वैल्यू तो है नहीं, कुछ के पास कम है और कुछ के पास ज्यादा है। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि जितनी वैल्यूज के पास सरप्लस होगी, वैल्यू जितनी वैल्यूज के पास ज्यादा होगी, और जितनी वैल्यू ज्यादा होगी सेम उतनी ही वैल्यू आपको कम मिलेगी बाकी के एलिमेंट्स पे, ठीक है। जैसे कि मैं 2 पे बात करूं तो 2 पे 7 से कितना कम है, तो -5, इस 4 पे -3, 6 पे -1, 8 पे +1, 10 पे +3 और इस पे +5। तो आप देख रहे हो इसके पास 5 कम है तो इसके पास 5 ज्यादा है, इसके पास 3 कम है तो इसके पास 3 ज्यादा है, इसके पास 1 कम है तो इसके पास 1 ज्यादा है। मतलब जो टोटल सरप्लस है, ठीक है, जो टोटल सरप्लस है इसका, वो टोटल डेफिसिट के बराबर होगा। यहाँ पे +9 है और टोटल यहाँ पे -9 है, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगे, टोटल सरप्लस बराबर होगा टोटल डेफिसिट के, ठीक है। तो जितना 9 वैल्यू ज्यादा है तो 9 ही वैल्यू हमारी एवरेज से टोटल कम है, तभी तो इक्वल हो पाएगा, नहीं तो इक्वल ही नहीं हो पाएगा। इक्वल का मतलब यही है कि जितना जितना लोगों के पास एक्स्ट्रा था वो उठा के हमने किसी और को दे दिया। क्लियर। तो जो टोटल यहाँ पे आएगा सरप्लस डेफिसिट का, वो हमेशा 0 आएगा। अगर मैं इनका टोटल देखूं तो ये हमेशा 0 आता है, इस बात को ध्यान रखें। अब यहीं से आप सीख जाओगे एवरेज को कैलकुलेट करना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि इसको यूज करते हुए क्या रिपीट करना है साहिल, टोटल सरप्लस टोटल डेफिसिट के बराबर होता है। जितनी वैल्यू एक्स्ट्रा रहेगी हमारे पास वैल्यू से एवरेज की कंपैरिजन में, उतनी ही वैल्यूज हमारे पास डेफिसिट में आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ईच वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं इसके एवरेज से, एवरेज कितना है 7, तो 7 से कंपेयर किया इसके पास जो पहली वैल्यू है इसके पास 5 लेस है एवरेज से, इसके दूसरी वैल्यू के पास 3 लेस है, चौथी के पास 1 लेस है, और फिर 5वें का इसके पास 8 के पास 1 ज्यादा है, 10 के पास 3 ज्यादा है 7 से, और 12 के पास 5 वैल्यू ज्यादा है। और टोटल प्लस की वैल्यू बराबर होगी टोटल नेगेटिव वैल्यू के, मतलब टोटल सरप्लस बराबर होगा टोटल डेफिसिट के, और इनका सम जो होगा वो ऑलवेज 0 आएगा अगर आपका एवरेज सही है तो, ठीक है। अगर एवरेज गलत है तो ये कभी भी सही नहीं आ सकता, कभी भी 0 नहीं आ सकता अगर आपका एवरेज सही नहीं है तो, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज आप नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए कैसे कर सकते हो बिना किसी बड़ी कैलकुलेशन के, तो वो देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमें एवरेज का, अभी पहले छोटे नंबर देखेंगे, हमें एवरेज कैलकुलेट करना है 17 का, 23, 28, 32, ठीक है, 30 या 26 ले लेते हैं, ठीक है।
26 हो गया। एग्जाम्पल ले रहे थे हम 17, 23, 26, ठीक है, 28, 25, ठीक है। मुझे इनका एवरेज निकालना है मान लो, ठीक है। तो अब एवरेज एक तरीका तो यह है कि सबको ऐड करो भाई और डिवाइडेड बाय 5 कर दो, लेकिन अगर यहीं पे मान लो अगर ये 117 हो जाए, 123 हो जाए, 126 हो जाए, 128 हो जाए, 125 हो जाए, तो फिर ऐड करने में टाइम लगेगा। फिर इन पे 300, 400, 200 वैल्यूज दो दो करके आ जाए तो वैल्यूज और आपको कॉम्प्लिकेट होती चली जाएंगी। लेकिन एक तरीका आपके पास ऐसा भी है जिससे कि ये वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, आपका एवरेज आराम से निकल सकता है। कैसे? कि आप यहाँ पे एवरेज एवरेज अब निकालेंगे नहीं, एवरेज आप लेट करेंगे, ठीक है। लेट कैसे करना है कि अब एवरेज लेट करना है, बट एवरेज आप वो लेट करेंगे जो हमारी एवरेज की बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग, समझे। लाइक एवरेज क्या होता है भाई? स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू के मिडिल वैल्यू होती है कोई। तो देखो इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 17 और लार्जेस्ट क्या है इसमें 28, ठीक है। तो 17 और 28 के बीच की वैल्यू क्या है हमारी? तो कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो आपको लग रहा हो कि इजी कैलकुलेशन कर देगी, वो आप वैल्यू लेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एवरेज लेट कर लेता हूँ मेरा 20, ठीक है। हम अपनी तरफ से मान रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 23 भी एवरेज मान सकते हैं, आप 21 भी एवरेज ले सकते हैं, जिसमें अब मैंने 20 इसलिए लिया है ताकि मैं कंपैरिजन जब करूंगा तो प्लस माइनस थोड़ा सा जल्दी हो जाता है जीरो वाली वैल्यू में से, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, हमने एवरेज मान लिया 20। अब मुझे क्या करना है, इसी एवरेज को वेरीफाई करना है रिवर्स में जाके, ठीक है। वेरीफाई कैसे करना है कि अगर ये एवरेज सही है तो जब मैं इसका कंपैरिजन ईच वैल्यू से करूंगा तो मुझे टोटल सरप्लस बराबर आना चाहिए टोटल डेफिसिट के, मतलब जितना हर वैल्यू के पास एक्स्ट्रा है इस एवरेज से उतना ही लेस होना चाहिए। क्लियर? तो अगर ऐसा होता है तो ये मेरा सही है एवरेज, अदरवाइज गलत। क्लियर? तो देखते हैं, ये 20 है तो कंपैरिजन करते हैं भाई, इसके पास आएगा -3, इसके पास आएगा +3, इसके पास आएगा +6, इसके पास +8 और इसके पास +5। तो अब आप इन सबको कर दो ऐड, इन सबको ऐड कर दो आपस में, तो ये -3 से +3 कट जाएगा, ये 14 और 5 19 हो गया, +19। मतलब हमारा जो एवरेज है ये करेक्ट एवरेज नहीं है, करेक्ट एवरेज अब निकालना पड़ेगा कि भाई जब ये नहीं है 20 करेक्ट तो करेक्ट क्या होगा। तो हमारे पास ये देखो कि बच क्या रहा है यहाँ पे, टोटल सरप्लस में प्लस बच रहा है या डेफिसिट में माइनस बच रहा है। तो प्लस बच रहा है तो प्लस होगा, बढ़ेगा 20 से आगे, और अगर माइनस होगा तो घटेगा 20 से पीछे। तो यहाँ पे प्लस है तो अभी हमें +19, मतलब 20 हमारा जो एवरेज सही नहीं है, तो +19 को और डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरे पास सरप्लस बच गया है तो इस +19 को और 5 वैल्यूज में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि वैल्यू तो 5 है, तो सबको और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3.8, ठीक है। तो +3.8 आप इसमें कर देंगे तो जो करेक्ट एवरेज होगा दैट विल बी 23.8, ठीक है। हमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कोई बड़ा डिवीजन नहीं करना पड़ा, और हमारा अपने आप करेक्ट एवरेज निकल के आ गया, वो भी पॉइंट्स में। बात समझ में आई सबको कि ये कैसे निकला भाई? ठीक है। अब इसी चीज को, इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व, इसको लेट कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। कि कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर कि अगर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा कुछ, देख लेते हैं। अभी क्या करो आप, लेट करो एवरेज 24, ठीक है। इसमें से भी आप कोई वैल्यू ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने आपके पास एलिमेंट है, जितने यहाँ पे आपके पास नंबर है उतने से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 19 को भी हम यहाँ पे डिवाइड ही कर रहे हैं, इस 19 को भी हम, क्योंकि मेरे पास सरप्लस आ गया, मेरे पास बच गई वैल्यू। अब जब बच गई है तो फिर मुझे सब में बांटनी पड़ेगी दोबारा से, तो फिर से इक्वल इक्वल बांटेंगे, क्योंकि मैंने पहले सबको 20-20 बांट दिया। अब मेरे पास बचा 19, जो 19 बचा हुआ है, तो फिर से इसको बांटना है तो 5 लोगों में बांटेंगे, जितने नंबर है उतने के पास डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
तो इसको जितने नंबर है उतने से ही डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अभी इस एग्जाम्पल को जरा हम 24 लेके करते हैं और सब अपना इसको करके देखेंगे कि 24 से इसका आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि 24 से माइनस होगा, तो अब ईच वैल्यू को कंपेयर करो फिर से। ठीक है, तो कलर कलर कोडिंग ध्यान रखना, ब्लू वाली कैलकुलेशन में नीचे कर रहा हूँ। तो भाई 17 के पास क्या है, 17 के पास अगर 24 से कंपेयर किया जाए तो इसके पास -7 है। ठीक है, इसके पास -1, ठीक है, इसके पास +2 है, इसके पास +4 है और इसके पास +1। क्लियर। तो अब अगर मैं ओवरऑल वैल्यू देखूं, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये 7 + 7 से -7 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा ओवरऑल डेफिसिट -1 का। मतलब अब मुझे क्या करना है, वैल्यू माइनस करनी है, बट एक माइनस करना है कितने से, 5 से। जब जब सबको इक्वली डिवाइड कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, तो अब इक्वली टेकन भी करना पड़ेगा, वापस सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो आ जाएगा -0.2। तो अब इस एवरेज में से -0.2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23.8, करेक्ट एवरेज। ठीक है, क्लियर। तो सबको पता लग गया कि भाई एवरेज कभी भी आपका चेंज नहीं होता है इन चीजों में। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो कभी भी एवरेज अगर निकालना पड़ रहा है आपको, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं अभी आपको दे देता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, लाइक एवरेज ऑफ 72, 82, 76, 69 एंड 78, इनका मुझे एवरेज निकालना है। तो अब सोच लो खुद कि इसको ऐड करने में कितनी कॉम्प्लिकेसी होगी, फिर उसको डिवाइड करने में। तो अगर मैं जल्दी से यहाँ पे अगर मुझे करना है तो मैं लेट करके ही करूंगा। ठीक है, सब मेरे साथ ट्राई करो। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं एवरेज। कोई भी आपको पता है, पहले देख लो कि एवरेज क्या लेट किया जाए। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 72, 69, लार्जेस्ट वैल्यू है मेरे पास 82, तो मिडिल वैल्यू हम ले लेते हैं 75। ठीक है, लेट एवरेज इज 75, क्योंकि 75 से आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन इजी हो जाएगा, छोटे छोटे ही आएंगे। ठीक है, तो 75 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा भाई -3। कंपेयर जब करेंगे, इसके पास हो जाएगा +7, इसके पास +1, इसके पास -6, इसके पास +3। तो इनका टोटल देख लो कि हमारे पास टोटल सरप्लस आ रहा है या टोटल डेफिसिट आ रहा है। तो भाई देखो, 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो देखोगे 7, तो ये हो जाएगा 9 में से। ठीक है, फिर एक 8, ये भी खत्म, और +3 में से एक खत्म और हो जाएगा, तो आपके पास +2 आएगा। राइट, अब +2 को आप डिवाइड करेंगे क्योंकि मुझे ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2 4 और 1 5 में। ठीक है, दैट इज +0.4। तो आप +0.4 और कर देंगे इसमें। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट एवरेज होगा 75.4। ठीक है, आई होप सबको निकालना आ गया होगा कि एवरेज बिना किसी फॉर्मूले के कैसे निकाला जाता है। क्लियर। तो अगर मान लो अगर ये चीज डीआई में अगर आपको एवरेज निकालने के लिए आ रहा है, तो वहां पे काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि डीआई में आपके पास सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो दी होती हैं। अब बस वहां पे ग्राफ में से आप बस जो वैल्यूज दे रखी हैं ग्राफ में देखो, वहां से कोई भी एक एवरेज लेट कर लो, तो वहां पे आपको पूरा एक रफ पेपर पे ऐड करके डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। या फिर ऑप्शन में से ही कोई एक एवरेज जो आपको लग रहा हो कि ये एवरेज हो सकता है, उस एवरेज को लेट कर लो और वेरीफाई कर दो। तो वहां से एक दो ऑप्शंस तो आपको पता लग ही जाएंगे कि इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये अगर मतलब मेरे ऑप्शन में ये सब कुछ दिया होता, 75 एवरेज दिया होता, 75 के साथ कुछ और दिया होता, 75.4 दिया है, 76.5 दिया होता, या फिर 74.2, 73 कुछ ऐसे दिए होते। तो जैसे ही आपने ये निकाला भाई
एवरेज 75 लेके भी मुझे +2 आ रहा है, मतलब 75 से और ज्यादा आएगा एवरेज, तो 75 से जितनी भी वैल्यूज नीचे हैं वो सबकी सब कट जाएंगी, वो ऑप्शंस नहीं हो सकते। तो हो सकता है 75 से बड़ा एक ही ऑप्शन हो, 75.4। तो आपका आंसर बिना किसी कैलकुलेशन के निकल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब इस पे कुछ एग्जांपल देख लो भाई, जो पिछली प्रॉपर्टीज पढ़े थे। यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ अ सर्टेन क्लास हैव 6 नंबर ऑफ कैंडीज ईच, इफ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मेड द नंबर ऑफ कैंडीज डबल टू ईच स्टूडेंट, एंड व्हाट विल बी द न्यू एवरेज कैंडीज ऑफ द ईच स्टूडेंट। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कोई भी हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उन सबके पास 6 टॉफियां हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ने उनको डबल कर दी, जितनी भी हर बच्चे के पास थी कैंडीज, उसको कर दिया डबल। तो पूछा भाई क्या होगा नया एवरेज क्या होगा, तो 6 का डबल क्या हो जाएगा, 12। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि अगर किसी सब ईच वैल्यू को अगर डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, या डिवाइड किया जा रहा है, तो मेरी वैल्यू भी एवरेज की जो होगी वो भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगी सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको देखो। ठीक है, अब एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्लर्क वगैरह के जो CHSL MTS के एग्जाम है वहां पे एवरेज के आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि एवरेज ऑफ 100 200 300 1000 इज 550, इफ ईच नंबर डिवाइडेड बाय 5 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अगर कोई भी बच्चा सिर्फ फॉर्मूले वाला या फिर क्वेश्चंस को रट के चला गया तो वो क्या करेगा, वो इस सब नंबर को पहले डिवाइड करेगा, सीरीज बनाएगा, फिर एवरेज निकालेगा। बट आप लोगों को पहले से ही पता है कि भाई ईच नंबर को वो डिवाइड कर रहा है बाय 5 से, है ना, ईच नंबर को वो 5 से डिवाइड कर रहा है, तो जो मेरा एवरेज होगा वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो न्यू एवरेज होगा दैट विल बी 550 बाय 5, दैट इज 110। क्लियर? ठीक है, 110। ओके, आई होप चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और प्रॉपर्टीज का बहुत जरूर ध्यान देना है आपको, तभी टाइम सेव हो पाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये कुछ आपको सीरीज दे देता है। ठीक है, मतलब अगर आप फॉर्मूले के थ्रू जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दे दिया आपको, नेचुरल नंबर की सीरीज समझते हो शायद, जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, तो आपको बोल देगा भाई एक से लेके आपको सीरीज दे रखी है ऐसे 1 2 3 4 5, और बोल देगा 243 तक, 100 तक, या कोई तक भी। ठीक है, आपको ऐसे बोल देगा, बोलेगा इनका एवरेज बताओ भाई। तो अब ये भाई फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। क्लियर? इनका कोई भी ऐसा जनरल फॉर्मूला नहीं, हाँ कुछ का है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस वैल्यू है तो बीच वाला आंसर दे सकते हो, तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर में वो कंसेप्ट लग जाएगा। एक से लेकर 243 तक दे रहा है, तो आप देख लो कितने नंबर आएंगे, तो आपको पता है कि दो 244 में 122 नंबर पहले आ जाएंगे, 122 नंबर बाद में आ जाएंगे, एक बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एवरेज है 123 हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी सम भी पूछ लेता है, सम निकालने के लिए भी पूछ लेता है, सम होता है इन सब का टोटल, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो इन सब का सम क्या होगा, तो वो होता है सम। तो सम हो गया भाई क्या होगा, n × n+1/2, ये किसी भी मतलब आपको n1 n2 n3 कोई सीरीज दे रखी है, और ये दे रखी है आपको n तक, तो इस सीरीज का सम होगा n × n+1/2, और इसी सीरीज का एवरेज होगा n+1, ये आई नहीं है दैट इज 1, n+1/2। ठीक है, मतलब यहाँ पे 243 + 1/2 दैट इज 244/2, दैट इज 122, 122। ठीक है, इसका जो एवरेज हो जाएगा वो 122 हो जाए। क्लियर?
तो अब ऐसे ही आगे है कि अगर उसी सीरीज का जो ऊपर वाली सीरीज है, अभी तो यहाँ से सिंगल वाली दे रखी है, अब इनका अगर स्क्वायर कर दे सारी वैल्यूज का, मतलब इन सब का 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही करता करता वो मान लो यहाँ पे 20 का स्क्वायर, बोले भाई अब इसका बताओ एवरेज क्या होगा। तो पहले निकालेंगे सम। सम होता है ऐसे में, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इनका सम होता है एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1 बाय 6 पूरे का है, ठीक है, बाय 6, राइट। अब एवरेज क्या होता है कि सम में नंबर ऑफ टर्म से और डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे n टर्म्स हो जाएंगी तो n से डिवाइड करेंगे तो n से n कट जाता है, इसलिए इसका जो एवरेज का फॉर्मूला बचता है वो बचता है n इंटू हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 बाय 6, ठीक है। आपको दे दे कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया, तो अब उसका आपको कोई, आपके पास कोई और तरीका है ही नहीं, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे n हो जाएगा 20, तो यहाँ पे रख देंगे आप 20+1 इंटू 20 इंटू 2+1 बाय 6, दैट इज 21 इंटू 41/6। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो आपका एवरेज आएगा वही उनके पहले फर्स्ट 20 नंबर्स का स्क्वायर्स का एवरेज होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपको सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर सम पूछ रहा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, एवरेज पूछेगा तो बाय एन और कर देंगे, ठीक है। तो जो सम का फॉर्मूला है आप सिर्फ वो याद रख लो, एन एवरेज का अपने आप याद रह जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एन से ही डिवाइड, सम में एन से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो एन से एन कट जाता है मोस्टली, तो ये हो जाएगा भाई एन इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, जो आपका नेचुरल नंबर सम वाला था इसका बस होल स्क्वायर में आपका क्यूब का मिल जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, पहले 10 नेचुरल नंबर का क्यूब का एवरेज क्या होगा, मतलब एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, ऐसे एंड सो ऑन 10 का क्यूब। आपसे इनका भी एवरेज पूछ सकता है, तो बाय 10 जो भी करना पड़ेगा सम करके, बट सम अगर नहीं करना चाह रहे हो तो सीधा आपके पास फॉर्मूला है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 4, ये एवरेज का ही फॉर्मूला है सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे बस 10 रख दो, 10 इंटू 10+1 का होल स्क्वायर बटा 4, दैट इज 10 इंटू 121/4। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। अब इन चीजों का कोई शॉर्टकट नहीं है, और आजकल इन पे जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे एग्जाम्स में नहीं आते, ठीक है, क्योंकि ये सीधे वैल्यू पुट करने वाले फॉर्मूले होते हैं कि वैल्यू रखो और आंसर मिल गया। तो पहले कभी क्वेश्चन होते थे, अभी भी अगर ये आते हैं तो आपके जो क्लर्क ग्रेड के एग्जाम्स हैं, जो एसएससी के या फिर स्टेट के, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फोर्थ क्लास के एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, अदरवाइज इससे क्वेश्चन आपको बैंक में या फिर एसएससी के एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर देखने को मिले तो ये स्क्वायर और क्यूब वाली टर्म पे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये एवरेज ऑफ ऑड नंबर, जहां पे नेचुरल नंबर की बात कर रहा था वहां पे ऑड नंबर की भी बात कर सकता है, क्लियर। तो वो पूछ ले कि एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to n, तो लास्ट ऑड नंबर +1/2, ठीक है। अगर इवन नंबर का पूछ रहा है तो लास्ट इवन नंबर देख लो, उसमें इवन नंबर में 2 ऐड करेंगे, ऑड नंबर में 1, ठीक है। जैसे कि 1 से लेके 20 तक आपसे बोले कि ऑड, इसके ऑड नंबर का एवरेज बताओ, तो आप ये देखो लास्ट का ऑर्डर नंबर क्या था, ठीक है। तो लास्ट का ऑर्डर नंबर था आपका 19, 1 से लेके 20 में लास्ट ऑर्डर नंबर क्या होगा 19, तो लास्ट ऑर्डर नंबर में 1 ऐड करेंगे तो ये 20 हो गया, बाय 2 कर देंगे, आंसर आएगा 10, ठीक है। अगर यहीं पे पूछ लेता 1 से लेके 20 तक में आपसे इवन नंबर का, जो भी इवन नंबर है, क्योंकि 1 से लेके 20 तक इसने तो सारे इंक्लूड करके दे दिए, बट अब आपको उसमें से इवन ऑड अलग करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा लास्ट इवन नंबर क्या होगा 20, ठीक है। तो 20 में आप 2 ऐड करेंगे, राइट, दैट इज 22/2, दैट इज 11। तो जो इवन नंबर का एवरेज होगा वो 11 होगा, ऑड नंबर का होगा जो 10 होगा, ठीक है। क्लियर हुई बात सबको।
ठीक है, तो अगर मैं आपसे कह दूं भाई बताना जरा, एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100, बताओ जल्दी से। ठीक है, मैं बोलूं इवन नंबर, देखो ऑड क्या हो जाएगा, आपको देखना है कि अगर 1 से लेके 100 तक, अगर आपको देखना है ऑड नंबर्स का, तो अब देखो लास्ट ऑड क्या होगा, तो 1 से लेके 100 तक में लास्ट ऑड होगा 99, उसमें आप एक ऐड करेंगे 100, फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 50। और अगर इवन का पूछ लिया तो लास्ट इवन होगा 100, उसमें 2 से ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 102/2, दैट इज 51। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा ये। ठीक है, तो देखो इस चीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, मैं अगर आपको कह दूं एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर, क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओहो, 25। कलाकारों एक बात बताओ कि पहले मैंने जो ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें और नीचे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस ही नहीं है कुछ। वहां पे कह रहा है 1 से लेके 100 तक, 100 के बीच में जो नंबर्स हैं उसके ऑड नंबर्स। तो 1 से लेके 100 तक में भाई 50 ऑड होते हैं, 50 इवन होते हैं, मुझे पता है एक नंबर इवन होता है, एक ऑड होता है। तो मैंने लास्ट ऑड नंबर निकाला और उसको ऐड कर दिया, उसमें 1 और उसको डिवाइड कर दिया। अब मैंने बोल दिया पहले 50 ऑड नंबर, तो पहले 50 ऑड नंबर आपको 1 से लेके 50 में मिल जाएंगे। 1 से लेके 50 में तो 25 ऑड नंबर होंगे, 50 कहाँ हुए ऑड नंबर? 50 ऑड नंबर तो आपको 100 तक में ही मिलेंगे। हर दूसरा नंबर ऑड होता है, कॉन्टिन्यूस नंबर ऑड थोड़ी ना होते हैं। तो जो आपका 50वां ऑड नंबर होगा वो 99 ही तो होगा। समझ में आई सबको बात? जो लोग जितने भी सबके सब 25 आंसर दे रहे थे एक आध को छोड़ के। देखो यही चीज है, आपको इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, चीजों को समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। लैंग्वेज का ही खेल होता है पूरा का पूरा। तो ऊपर जो लैंग्वेज दी हुई है 1 से लेके 100 तक, और नीचे दीजिए 50 ऑर्डर नंबर, ये दोनों सेम चीज है। यहाँ से आंसर भी 50 आएगा, क्योंकि यहाँ उसने बस बोल दिया है पहले 50 ऑर्डर नंबर। पहले 50 ऑर्ड आपको मिलते हैं पहले 100 नेचुरल नंबर्स में, एक नंबर छोड़ के एक नंबर ऑड होता है। तो आप जब तक 100 तक काउंट नहीं करेंगे तब तक आपको ये 50 ऑड कैसे मिल जाएंगे? इन पहले 50 में तो 25 ऑड होते हैं। क्लियर? ठीक है, ज्यादा हैवी ड्राइवर नहीं बनना। अब देखो वही चीज यहाँ पे दूसरे तरीके से उसने बोल दी है, मतलब वही जो मैं आपको बता रहा था कि अगर ये चीज डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाए, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, तो ये एन स्क्वायर होता है, मतलब जितने भी आपके पास ऑड नंबर बोले हैं उसने वही होता है आपका, उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको सब मिल जाएगा। मतलब जैसे मैं कह रहा था पहले 50 नंबर का ऑड, फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का एवरेज, तो पहले सम निकालोगे, सम आ जाएगा 50 का स्क्वायर। अगर वही एवरेज पूछ ले आपको, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, तो जो एन होता है जितने नंबर बोले हैं वही, तो 50 बोला है तो 50 एवरेज आंसर। मैं आपसे कह दूं एवरेज ऑफ फर्स्ट 132 ऑड नंबर्स, ठीक है, तो इसका आंसर 132 ही होगा। क्लियर? मैं आपसे कह दूं पहले फर्स्ट 1346 ऑड नंबर्स का एवरेज बताओ, तो यही एवरेज हो जाएगा 1346। इसमें आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, जो नंबर होता है वही आपका एवरेज हो जाएगा। बट पहले ऑड पहले इवन बोले,
नेचुरल नंबर में नहीं बोले वो, ठीक है, तो वहां आपको फिर चेंज थोड़ी सी करनी पड़ेगी। दोनों फॉर्मूलेज में डिफरेंस है, ये जो लास्ट वाले दो हैं लैंग्वेज में, दोनों में ये और ये, दोनों में थोड़ा डिफरेंस सही से कर लेना, डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये कह रहा है नेक्स्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, अगर वो इवन नंबर दे दे, मैं आपसे कह दूं पहले 50 इवन नंबर का एवरेज बताओ, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, तो वो होगा n+1, दैट इज 50+1, आंसर इज 51, ठीक है। या फिर वो बोल दे कि एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तब भी बात वही है, क्योंकि 1 से लेके 100 तक में पहले 50 इवन नंबर आ पाएंगे, ठीक है। डिफरेंस पता चल गया लैंग्वेज का दोनों का। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला हम सीधा सीधा लगा सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा मैं आपसे कह दूं एवरेज ऑफ फर्स्ट 136 इवन नंबर्स, क्या हो जाएगा भाई, 137, क्लियर। बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको जरा देखना है इस एग्जांपल को, एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 200, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ, आंसर बताओ फटाफट। आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ देख लो कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं, मानोगे थोड़ी ना, देख ही लोगे, मुझे थोड़ी ना दिख रहा है। का कितना आएगा भाई आंसर, मैंने क्या बताया था, लास्ट इवन नंबर देखो इसमें क्या होगा, तो लास्ट इवन नंबर में दो ऐड कर दो, 201, बहुत बढ़िया, 200 में दो ऐड करो, 202 हो गया, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 101, ठीक है, सबका हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, तब क्या ये क्वेश्चन, जो दोनों क्वेश्चन है ये अलग है, ये दोनों क्वेश्चन ही सेम, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, अब यहाँ पे सीधा नंबर ही बता दिया, यहाँ पे नंबर आपको इवन नंबर्स का निकालना पड़ रहा है कि 1 से लेके 200 में आपके 100 इवन होंगे, 100 ऑड होंगे, तो हमें सिर्फ इवन से मतलब था, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे कि इसका क्या होता है, लास्ट इवन को निकालो, उसमें दो ऐड करो और डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि सबको हम यहाँ पे सम नहीं कर पाएंगे। बट अगर उसने खुद ही बता दिया कि भाई 100 इवन नंबर हैं, आप इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये क्या होता है भाई, 100+1, वो तो n+1 होता है ना, एवरेज फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का, इवन नंबर्स का, दैट इज 101, ठीक है। तो ये चीज, तो दोनों फॉर्मूले का मैं आपको डिफरेंस समझा रहा था, लैंग्वेजेस का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आपने दोनों पढ़े कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये दोनों ही सेम बात है। आप पिछले वाली लैंग्वेज का आंसर इस तरीके से दे सकते हो, बस समझ लेना फर्स्ट एन ऑड नंबर्स में और 1 से लेके 100 तक के ऑड नंबर्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब यही चीज ही उसने उसके लिए दे रखी है, इवन ऑड के लिए, जो पिछली बार नेचुरल के लिए दे रखी थी, ठीक है, स्क्वायर की, इवन नंबर्स के स्क्वायर का पहले का एवरेज और एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज, ठीक है। आपको दे दे एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 9 इवन नंबर्स, यहाँ पे आप n की जगह बस 9 रख देंगे, दैट इज 2 × 9+1 इंटू 2 × 9+1/3, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा सीधा। सम निकालेंगे तो बस ऊपर वाला फॉर्मूला, उसमें एक n और आ जाएगा नीचे ऊपर, ठीक है। तो ये अगर सम पूछना है तो ये नीचे से n उठा के ऊपर रख देना है बस। फिर अगर स्क्वायर, अगर ऑड नंबर्स के लिए बात कर रहा है तो फर्स्ट मान लो 9 इवन की जगह 9 ऑड की बात करता, तो यहाँ पे 9+1 इंटू 2 × 9+1/3, इतना हो जाता बस, ठीक है। तो ये फॉर्मूले सबको समझ में आ गए भाई। ठीक है,
तो इनको नोट्स में लिख लेना और याद रखना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो आपको सारे देने हैं, कोई भी एग्जाम छोड़ना नहीं, कैसा भी एग्जाम हो पक्का 100% दो, ठीक है। तो इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको देख लो, बता दो जरा जल्दी जल्दी से इनके आंसर, वैसे मैं करवा चुका हूँ इनको। तो बताओ, फाइंड आउट एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 200, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, 100, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, सब लोग आंसर करेंगे भाई, सो के बैठना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनल एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, फॉर्मूले अभी याद नहीं है तो आप कॉपी में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 6 continuous odd numbers is 168, then find out the largest and smallest number। अब देखो, अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह थी हमारी हो गई खत्म, अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन चालू हो गए, ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं, वो थोड़े से बस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करके दिखवाना था, तो हो गया। अब यहाँ पे बताओ, आपको एवरेज दे रखा है 6 कॉन्टिन्यूस नंबर का 168, तो आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बताना। ये एसएससी में तो ये क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, अगर आप एसएससी की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्री लेवल के लिए, और अगर बैंक वगैरह की बात करें तो ये क्लर्क लेवल पे आ सकता है, ठीक है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आ सकती है इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो अब जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो आराम से आंसर कर पा रहे होंगे, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देखो कैसे करना है। तो आप क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस नंबर इसने बोला हुआ है, ऐसे वर्ड्स पे ध्यान देना है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस इसने बोला हुआ है तो कॉन्टिन्यूस आप चीज को पकड़ोगे, कॉन्टिन्यूस क्या है, तो आप लेट करेंगे फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर क्या है हमारा एक्स, ठीक है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख लो भाई। तो मैं एक बार बेसिक से सारा बता देता हूँ फिर इसका शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है। तो लेट फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट जो नंबर यहाँ पर फर्स्ट ऑड लिया है तो आपको फर्स्ट ऑड नंबर ही लेना है, फर्स्ट ऑड नंबर क्या है एक्स, तो दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब बाकी के नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपको एक्स हो गया पहला, फिर x+2 दूसरा हो जाएगा, x+4 तीसरा हो जाएगा, x+6 चौथा हो जाएगा, x+8 पांचवा हो जाएगा, और x प्लस जो 10 है वो आपका छठा नंबर हो जाएगा। क्लियर, तो ये 6 नंबर हमारे पास बन के आ गए हमारे। अब हमें क्या करना है, एवरेज का बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ए इज इक्वल टू एस ओवर एन। तो इन सब का सम कर दो, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 प्लस x+10, तो ये जो सारे नंबर थे हमने ऐड कर दिए, इनको डिवाइड कर दिया बाय 6 से, 2 4 6, तो इनका वो एवरेज कह रहा है भाई, एवरेज ए जो है, ठीक है, वो कितना है, यहाँ पे दिया 168, ठीक है। अब इन सबको ऐड किया तो ये एक्स एक्स एक साथ ऐड हो गए, तो ये हो गया 6x प्लस 4 10 12 8 20 और 10 30 प्लस 30 ओवर 6 इज इक्वल टू 168, यहाँ से 6 कॉमन आ गया, x+5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 168, ठीक है, तो 6 से 6 कट जाएगा,
x प्लस 5 इज इक्वल टू 168, तो x इज इक्वल टू 168 माइनस 5 दैट इज 163, राइट। तो 163 आपको मिल गया आपका x का वैल्यू, मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज 163। तो अगर हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, जो सबसे बड़ा है, दैट इज x प्लस 10, वो होगा 163 प्लस 10 दैट इज 173। क्लियर, दोनों आंसर हो गए। बट ये तो हो गया बेसिक तरीका, तो मैंने आपको एक बेसिक तरीके से बता दिया है, सबको आना चाहिए, ठीक है, ये पता जरूर होना चाहिए सबको। बेसिक पता नहीं होगा तो आप शॉर्ट ट्रैक नहीं समझ सकते हो, ना ही उन्हें लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर इसको शॉर्ट में करना है तो जिन लोगों ने जल्दी जल्दी आंसर दिए हैं उन्होंने उसी चीज का यूज किया है क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है 6 कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर से, तो मैंने बताया था हमारे पास जब भी कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे ऑड के कितने नंबर थे, 6, तो हमारे पास 6 कॉन्टिन्यूस, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, तो 6 हमारे पास कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर है। जब हमारे पास 6 ऑड नंबर होते हैं तो कॉन्टिन्यूस, उनका एवरेज मैंने बताया था, एवरेज हमेशा होता है मिडिल नंबर, है ना, एवरेज होता है मिडिल नंबर। तो इनका एवरेज क्या होगा भाई, 3 नंबर ये रहे और 3 नंबर ये रहे हमारे पास, तो जो एवरेज आएगा मिडिल में कोई वैल्यू आएगी, मतलब वो एक 7वां नंबर होगा जो एग्जैक्टली मिडिल में होगा। क्लियर, वही मेरा क्या होगा, एवरेज। और एवरेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 168, मतलब जो ये वाला नंबर है मिडिल वाला वो है 168। क्लियर, क्योंकि एवरेज हमेशा मिडिल में ही होता है। क्लियर, अब उसने बोला है कि ये 6 कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर है, तो 168 के आगे 3 ऑड नंबर, ठीक है, ऑड, और उसके पीछे कुछ 3 ऑड नंबर्स, तो 168 के आगे कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, तो 169, 171 और 173, और अगर पीछे गए तो 167, 165 एंड 163। तो यहां से अब आपको पता लग गया भाई, ये हो गया स्मॉलेस्ट और ये हो गया लार्जेस्ट। क्लियर, यहां से आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बारे में पता लग गया। यहाँ पे किसी भी कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं थी, इवन पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको ये बात पहले से पता थी कि मिडिल वैल्यू को कैसे यूज करना है आपको एवरेज की तरह। क्लियर, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था वो लोग बताओ। ठीक है, चलो, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो अब आप इसका आंसर कर सकते हैं नेक्स्ट वाले का, ठीक है। अब सब लोग जरा इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो देखो, अगर आपको इसको बेसिक तरीके से करना है, ठीक है, तो बेसिक में तो आपको लेट करना पड़ेगा, लेट फर्स्ट, यहाँ पे क्या दिया है, ऑड, तो फर्स्ट ऑड नंबर ही लेना पड़ेगा एक्स, तो आपके पास बाकी के नंबर हो जाएंगे एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, ठीक है, तो हो गए 5 नंबर, ठीक है। इनको ऐड करके आप डिवाइड कर देंगे बाय 5 से और उसको बराबर कर देंगे 59 के, तो यहाँ से आपको एवरेज मिल जाएगा। बट अब हमें वो चीज यूज नहीं करनी लंबी वाली, अब हमें शॉर्ट में ही जाना है, ठीक है। ये नंबर सारे सारे क्वेश्चन जितने भी ऐसे होंगे कॉन्टिन्यूस वाले, वो मिडिल वाली वैल्यू से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब 5 नंबर कॉन्टिन्यूस है, तो बीच वाला नंबर कौन है, ये रहा, तो आप बीच वाला नंबर पहले पकड़ोगे, बीच वाला जो होगा वो कहाँ होगा, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ये होगी, यही हमारी एवरेज होगी, और एवरेज दिया है उसने 59। अब देखो, 2 इसके आगे ऑड और 2 इसके पीछे ऑड, ठीक है, वो भी कॉन्टिन्यूस, इसके अगला होगा 61 ऑड, इसके अगला होगा 63, पीछे होगा 57, इसके पीछे होगा 55, ठीक है। तो जो आपका लार्जेस्ट ऑड नंबर हो जाएगा दैट इज स्मॉलेस्ट हो जाएगा 55, और लार्जेस्ट हो जाएगा दैट इज 63।
कभी कभी क्वेश्चन में वो चेंजेस करके दे देता है कि बोल देगा कि व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, पूछ लेगा थर्ड लार्जेस्ट क्या है, पूछ लेगा सेकंड लार्जेस्ट क्या है, पूछ लेगा मिडिल टर्म क्या है, तो पूछ लेगा जो लार्जेस्ट नंबर है उसकी यूनिट डिजिट क्या है। तो ऐसे जो मॉडिफिकेशन है वो अलग अलग क्वेश्चंस में देखे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स। ठीक है, बट कंसेप्ट बिल्कुल यही सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर सबको? तो इन दोनों का ले लो स्क्रीनशॉट, घर से ट्राई कर लेना। ठीक है, मतलब क्लास के बाद, कल फिर यहीं से शुरू करेंगे। हाँ मैं करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। अगर 50 क्या 100 भी अगर कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर होंगे तो ऐसे ही होगा, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। बट 50 और इतने बड़े क्वेश्चंस आते नहीं है, 5-10 में ही आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 50-60 में नहीं आता है। फिर तो फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया, आगे आपको काउंट करके ही जाना पड़ेगा। बस ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको 50 भी बोलेगा तो आप आगे 50 इवन नंबर ऑड नंबर आपको पता है कि दो दो के डिफरेंस पे होंगे, तो वहां से काउंटिंग की तो करनी है दो दो बार। जैसे कि वो बोले कि अगर एवरेज हमारे पास 59 है और ये 51 ऑड नंबर है, तो ये मिडिल नंबर हो जाएगा, तो 25 आगे होंगे 25 पीछे होंगे, लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो आप 51 से आगे 25 टर्म्स तक चले जाओ। ठीक है, तो दो दो का डिफरेंस लेते हुए। क्लियर? ओके, फॉर्मूले वाली स्लाइड। ठीक है, एक तो स्लाइड ये थी। क्लियर?